और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। इससे पहले मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी करा रखा है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने 60 प्रश्नों को कवर किया है। इस वीडियो में मैं प्रश्न नंबर 61 से लेकर के 90 तक डिस्कस करूँगा, यानी कि कुल 30 प्रश्नों का डिस्कस करूँगा। और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी इसका लाभ उठा पाएँ और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 61वां प्रश्न है आपका कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। तो देखिए, कार्बन के अपरूपों की बात करें तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से अपरूप होते हैं वो भी देख लेते हैं। कार्बन के 3 अपरूप में एक तो हो जाएगा हीरा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। और तीसरा हो जाएगा फुलेरिन, क्या हो जाएगा, फुलेरिन। कंफ्यूज नहीं करना, फ्लोरीन अलग चीज़ है, फ्लोरीन हैलोजन वर्ग से संबंधित है और फुलेरिन जो है यह कार्बन का अपरूप है। तो कार्बन के 3 अपरूप हो गए, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। और हीरा के बारे में याद रखिएगा, प्रकृति में सबसे पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, आपका हीरा है, ठीक है। ग्रेफाइट अधातु है, फिर भी करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत धारा का चालन कराता है। तो याद रखिएगा, ग्रेफाइट जो है यह विद्युत धारा का चालन कराता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पादप हार्मोन है। ठीक है, देखिए पादप हार्मोन की बात करें तो पौधे में 5 प्रकार के पादप हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन क्यों जरूरी है, तो वृद्धि एवं विकास के लिए, शरीरों के वृद्धि एवं विकास के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है। और जंतु में भी हार्मोन का सिक्रेशन होता है और पादपों में भी हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो हार्मोन के सिक्रेशन के लिए शरीर में ग्रंथियां पाई जाती हैं। मैंने ग्रंथियों से संबंधित सेपरेट वीडियो बना रखा है, यदि आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। पादप की बात करें तो पादप में कौन कौन से 5 हार्मोन होते हैं, तो याद रखिएगा, पादप में सबसे पहला हार्मोन हो जाएगा ऑक्सिन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा जिब्रेलिन, तीसरा हो जाएगा साइटोकाइनिन, चौथा हो जाएगा ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड, और पांचवा हो जाएगा आपका एथिलीन। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं। कौन कौन सा, जिसमें ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, एथिलीन हो गया, और एक कौन सा हो जाएगा, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। एक चीज़ याद रखिएगा, एथिलीन जो है एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है, ठीक है। और यह फल पकाने में मदद करता है, इसीलिए इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोध प्रत्येक 4 ओम का है। यदि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अगर श्रेणी क्रम में हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर आगे जितने भी होंगे उसको लिख देंगे। और यदि यही समांतर क्रम में होता तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इस तरीके से आगे और भी प्रतिरोध अगर रहते तो हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा श्रेणी क्रम में पूछा गया तो हमारे लिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिर से कर लेते हैं। 3 प्रतिरोध दिया गया जिसका क्या है, 4 ओम है प्रत्येक प्रतिरोध का वैल्यू, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कितना है, 4 प्लस 4 प्लस 4, टोटल को जब ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 12 ओम आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 ओम। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में पाया जाता है। किसमें, समताप मंडल में पाया जाता है। अब ये मंडल कहाँ पाए जाते हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वायुमंडल से संबंधित जितने भी मंडल है वो सारा हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, ओजोन परत जो है वो आपका समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। तो ओजोन परत में छिद्र होना शुरू हो जाता है, किसके कारण, तो हमारे घरों में जो प्रयोग होने वाले मशीन होते हैं, AC, रेफ्रिजरेटर या फिर मेकअप किट होता है, जैसे बहुत सारे मेकअप किट होते हैं, वो सारे इन सभी से क्या होता है कि गैसें निकलती है जो ऊपर जा करके क्या करता है, ओजोन परत को ह्रास कराता है। तो देखिए, ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सा है, फ्रेयॉन गैस है और CFC गैस है, ठीक है। आप याद रखिएगा CFC, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है, क्लोरो, एक साथ लिखाएगा, ठीक है, स्पेस कम होने के कारण मैं नीचे लिख रहा हूँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC का पूरा नाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि फ्रेयॉन गैस और CFC। नेक्स्ट है,
देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लिखा गया है परागकण होता है यहाँ पर, परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है परागकण, ठीक है, क्या हो जाता है परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए जब ही परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक आएगा तो इसे कहा जाएगा परागन। क्या कहा जाएगा परागन, यानी कि पॉलिनेशन। क्या कहेंगे इसको हम, पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट इतना आप समझ लिए कि वायुमंडलीय गैस जो होते हैं, ठीक है, वायुमंडलीय गैसों का जो आदान प्रदान होता है पौधे में, वह इसमें एक संरचना पाई जाती है पत्तियों में, जिन्हें कहा जाता है रंध्र। और इन्हीं रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं। तो कभी कभी स्टोमेटा भी आपके ऑप्शन में रह सकता है। तो रंध्र के माध्यम से क्या होता है, वायुमंडलीय गैस पौधे क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, यानी ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी, ठीक है, किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। लेकिन यदि आप मान लीजिए कि क्रिया पूछ ले कि कौन सी क्रिया के द्वारा करता है, तो क्रिया हो जाएगा विसरण। कौन सी क्रिया, विसरण क्रिया द्वारा, ठीक है। और यदि पूछ ले कि पौधे जल और घुलित खनिज लवणों का अवशोषण मिट्टी से किस क्रिया द्वारा करते हैं, तो वो हो जाएगा परासरण। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए इंसुलिन जो होता है कहाँ से स्रावित होता है, तो हमारे अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा सेल से। देखिए इंसुलिन का लेवल अगर हमारे शरीर में घट जाता है तो क्या होता है, चीनी का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, ठीक है। तो देखिए अगर दृश्य प्रकाश की बात करेगा तो जो लाल रंग होता है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है, तो 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना, 7800 एंगस्ट्रॉम। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य जो होता है लाल का होता है। और सबसे कम किसका होगा, बैगनी का होगा, यानी कि वायलेट का होगा। कितना होगा, तो 3900 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, याद रहेगा। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य रेड का और सबसे कम तरंग दैर्घ्य वॉयलेट का। चूँकि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य रेड का होता है इसीलिए इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसके पास शक्ति ज़्यादा होता है, प्रकीर्णन कम होता है। वॉयलेट के पास, वॉयलेट का जो तरंग दैर्घ्य है वह कम है, इसीलिए इसका झुकाव जो होगा यानी प्रकीर्णन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर वो आपसे पूछ ले, एक ट्रिक याद रखिएगा, लाल का जो होता है सिर्फ तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, बाद में कि कुछ भी पूछ ले तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चाहे तो प्रकीर्णन पूछ ले या अपवर्तनांक पूछ ले, सारा कम हो जाएगा। बस तरंग दैर्घ्य लाल का अधिक होता है और बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है, बाद बाकी सब चीज़ अधिक होता है। ये ट्रिक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। देखिए तंतु को इंग्लिश में फिलामेंट भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा। यदि आपके एग्जामिनेशन में फिलामेंट रहे तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तंतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, किसका, टंगस्टन का। और यदि यही तार के जगह तंतु के जगह पर तार दे देता तो तार किसका बना होता है, तांबा का बना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर फिलामेंट पूछ ले यानी तंतु पूछ ले तो टंगस्टन, और तार पूछ लेगा तो तांबा। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो देखिए विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। क्या होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है, ठीक है, ओम किसका, प्रतिरोध का। और किलोवाट घंटा किसका हो जाएगा, व्यावसायिक ऊर्जा का। और एम्पियर किसका हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अगला है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है, ठीक है। और वही कौन सा, तो यूरेनियम 235, याद रखिएगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा यूरेनियम का। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। याद रखिएगा, चाहे आपसे ग्लोबल वार्मिंग पूछ ले, चाहे आपसे ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछ ले, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पूछ ले या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट कह ले, दोनों के लिए क्या आंसर हो जाएगा, तो दोनों के लिए आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका अनुसूत्र याद रखिएगा, CO2 होता है इसका अनुसूत्र। अगला है लिटमस विलियन बैगनी रंजक का होता है जो किससे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए पादप को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एक होता है थैलोफाइटा, ठीक है। कौन सा, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में 2 जीव जो हैं यानी कि शैवाल और कवक। कौन सा, शैवाल और कवक, ये दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, यानी कि सहजीविता संबंध दिखाते हैं। और इन्हीं के सहजीविता संबंध को कहा जाता है लाइकेन। और हमारा जो लिटमस पत्र प्राप्त होता है इसी लाइकेन के द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइकेन, यानी लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, लाइकेन के द्वारा। अगला प्रश्न है एक्वारेजिया मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl
का अनुपात पूछ लेगा नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3। इसका जब भी रेशियो पूछता है तो याद रखिएगा 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 और HNO3 का 1। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो देखिए यहाँ पर आपको पिक दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं फैलोपियन नलिका। क्या बोलते हैं? फैलोपियन नलिका। और यहीं पर क्या होता है? अंडाणुओं का निषेचन होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होगा, तो याद रखिएगा फैलोपियन नलिका। इसे एक और नाम दिया जाता है डिंब वाहिनी। क्या नाम दिया जाता है? डिंब वाहिनी। इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो याद रखिएगा निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो याद रखिएगा गोलीय दर्पण की जब भी फोकस दूरी की बात करेगा तो ये क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस दूरी। ठीक है, यानी कि F=R/2। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट है विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो देखिए हीटर में हीटिंग एलिमेंट के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, तो हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो एलिमेंट है वो होता है आपका नाइक्रोम। किसका किसका मिश्रण होता है? तो निकेल का और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। किसका किसका? निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है नाइक्रोम, जो कि हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोई भी विद्युत हीटर हो या फिर किसी भी प्रकार का हीटर हो, चाहे आयरन ही क्यों ना हो, उसमें भी याद रखिएगा हीटिंग एलिमेंट की जब भी बात आएगी ना, हीटिंग एलिमेंट की जब भी बात आएगी चाहे किसी भी उपकरण में, ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? नाइक्रोम का। अगला है CnH2n हाइड्रोकार्बन ग्रुप किसका सूत्र है? ठीक है, तो देखिए CnH2n जो है वह किसका है? तो मैंने बताया था आपको, एल्केन का क्या हो जाएगा? एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2। ठीक है, अल्कीन का क्या हो जाएगा? वही CnH2n जो कि आपका क्वेश्चन है। और एल्काइन का क्या हो जाएगा? CnH2n-2। और एल्कील का क्या हो जाएगा? CnH2n+1। क्या हो जाएगा? +1, यहाँ -2 होगा। ठीक है, अल्केन का क्या? CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2 और एल्कील का हो जाएगा CnH2n+1। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया था CnH2n किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी अल्कीन का। अगला है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु और अधातु का नाम बताएं। देखिए यहाँ पर धातु भी पूछ लिया गया है, अधातु भी पूछ लिया गया है। तो धातु होता है वो होता है पारा, जिसका संकेत होता है Hg यानी हाइड्राइड जाइरम। और अधातु की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा आपका ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। तो ऑप्शन नंबर सी में दोनों दिया गया है, पारा और ब्रोमीन। ऐसा ना हो कि आप डी टिक कर दें, क्योंकि आपको सब में दिख रहा है, लेकिन सब टिक करेंगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में इंडिकेट कर दिया गया है साफ साफ कि पारा और ब्रोमीन ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो देखिए जेनेटिक्स का फादर किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा जेनेटिक्स का जो फादर होता है ये किन्हें माना जाता है? मेंडल को माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आनुवंशिकता का जनक कौन है? मेंडल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मछली, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको दिया गया है इसमें कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो देखिए मछली का श्वसन अंग होता है गिल्स, एकदम सही है। केंचुआ का होता है त्वचा, एकदम सही है। मच्छर का क्या हो जाएगा? चूंकि मच्छर कीट है तो श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, ये भी सही है। और मनुष्य में किसके द्वारा आता है? फेफड़ा के द्वारा आता है, यानी कि चारों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। मछली का श्वसन अंग गिल्स या गलफेरा, केंचुआ का त्वचा है ना, और मच्छर का क्या हो जाएगा? श्वास नली या ट्रैकिया, और मनुष्य का फेफड़ा। अगला प्रश्न है निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो देखिए याद रखिएगा हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितना? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। या कभी कभी वैसे भी लिख लेगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या? किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड किसका चाल होता है, मतलब किस में प्रकाश की चाल होती है, और 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड किस में प्रकाश की चाल होती है। यह दोनों को बताएंगे। ऑप्शन में आपको दे देता हूँ। एक का आंसर होगा पानी, ठीक है, और एक का आंसर होगा कांच। आपको बताना है कि कांच में कितना होता है प्रकाश का चाल और पानी में कितना होता है प्रकाश का चाल। ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगला है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो देखिए जब लेंस की बात करेगा
ठीक है। लेंस की जब बात करेगा तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 हो जाएगी, और यदि दर्पण की बात करेगा तो दर्पण में फोकस की संख्या केवल और केवल 1 होती है। ठीक है, दर्पण में 1 लेकिन लेंस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कहिए कैसे, तो देखिए अगर कोई भी लेंस बनाएंगे तो उसके लिए 2 गोले का यूज होगा। ठीक है, 2 गोले का। अब इस गोले का ये क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, और ये केंद्र हो जाएगा। तो अब मान लीजिए ये सारा अगर हटता है तो एक लेंस हमें बन करके आता है ऐसा। ठीक है, जिसमें से एक केंद्र यहाँ और एक केंद्र यहाँ होगा। तो इनके बीच इससे प्रधान अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी तो क्या होगा, लेंस से क्या होगा, अपवर्तित होगा, और अपवर्तित होने के बाद फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो एक इधर होगा, अगर मान लें तो इधर से लाइट देते हैं तो इधर से गुजरेगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो लेंस में कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगला है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है। तो देखिए हमारे घरों में 220 वोल्ट AC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति की जाती है, और 50 हर्ट्ज। ठीक है, कौन सा, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में आपूर्ति करी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है 220 वोल्ट और 50 वोल्ट। याद रखिएगा ये जो है AC करंट होता है। क्या होता है, AC करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन में हो सकता है DC दे दे, यानी डिस्ट करंट यानी डिस्ट धारा। तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारे घरों में AC का सप्लाई किया जाता है, और उसकी जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट या फिर 50 हर्ट्ज। अगला है ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए चालक का जो प्रतिरोध होता है वह कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे चालक पदार्थ की प्रकृति पर। चालक पदार्थ जो है उसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि सभी पदार्थ की जो कंडक्टिविटी होती है अलग अलग होता है। क्यों, रेसिस्टिविटी अलग अलग होने के कारण। ठीक है, या फिर तार की लंबाई पर भी डिपेंड करता है, तार की मोटाई पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और ताप पर भी डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा यदि ताप बढ़ता है तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ेगा तो भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन लंबाई यदि तार का मोटाई बढ़ता है तो प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, अगला है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। तो याद रखिएगा प्रतिबिंब जो बनता है आँख के कौन से भाग पर, रेटिना पर बनता है। ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में रेटिना कहीं नहीं है। ठीक है, लेकिन रेटिना का एक और नाम है दृष्टिपटल। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो खोज है वह किया था फैराडे ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, फैराडे ने किया था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 5 लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।